Jain friends, coming to the next topic is reform of structures and process, प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार. So while the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. तो सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला जो है कठिन है. लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर द रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना. तो हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे. इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन. सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कॉम्प्लेंट्स. तो इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था. द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज. सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता. इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर. सो इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है. इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन. सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है. सो इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, ऑन 1 Jan 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड. तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इस बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए. हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन. मिसाल के तौर पे यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए. So in the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. तो इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए हैं. ए न्यू मेंबर इट हैज़ बिन सजेस्टेड शुड बी, है ना. तो इनमें से जो कुछ सुझाव हैं वो निम्नलिखित है. तो जो सुझाव आए हैं वो है कि एक नए सदस्य को क्या होना चाहिए. ए मेजर इकोनॉमिक पावर, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए. मेजर मिलिट्री पावर, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए. सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान होना चाहिए. ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए. ए नेशन दैट रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, तो एक राष्ट्र है ना, एक देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो. ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर, है ना. तो यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो. सो क्लियरली ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी. स्पष्ट है कि इन मानदंडों में हर एक की कुछ न कुछ वैधता है. Governments saw advantages in some criteria and disadvantages in others depending on their interests and aspirations. तो जो सरकारें हैं वो अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है. Even if they had no desire to be members themselves, countries could see that the criteria were problematic. भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है. हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी टू क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप. सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए.
अथवा उनके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। What level of budget contribution would enable a state to buy its way into the council? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। Was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? तो कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। सो इफ रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वाज द क्राइटेरिया, कंट्रीज विथ एक्सेलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन लाइन टू बी द मेंबर्स, बट वुड दे बी एन इफेक्टिव काउंसिल मेंबर्स? अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रेंड्स। सो फर्दरमोर, हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व? इसके अलावे आगे यह सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। Did equitable representation in geographical terms means that there should be one seat each from Asia, Africa and Latin America and the Caribbean? तो क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरिबियाई देश क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? Should the representation on the other hand be by regions or sub-regions rather than continents? है ना। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए, है ना। रेदर देन कॉन्टिनेंट्स, कैन द फोकस बी ऑन रीजन्स एंड सब रीजन्स? सो व्हाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी? सो प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? वाई नॉट बाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? सो वाई नॉट, इन अदर वर्ड्स, गिव मोर सीट्स टू द मेंबर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड? तो विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, तो आर्थिक विकास को आधार माने अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। इवन हेयर देयर आर डिफिकल्टीज। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। व्हाट अबाउट कल्चर, है ना, फिर संस्कृति का क्या करें? शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ए मोर बैलेंस्ड वे? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? So how does one divide the world by civilizations or cultures given that nations have so many cultural streams within their borders? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर कैसे देख सकता है जबकि किसी एक की राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती है? So a related issue was to change the nature of membership altogether. इसी से जुड़ा एक और मसला है कि सदस्यता की प्रकृति को बदलने का। Some insisted, for instance, that the veto power of the 5 permanent members be abolished. मिसाल के तौर पे कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को जो दिया गया निषेधाधिकार है, वीटो पावर है, यह खत्म होना चाहिए। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant. अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। In the Security Council there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। The charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। द मेन प्रिविलेजेस ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर द परमानेंसी एंड वीटो पावर। तो 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर ओनली 2 years एट ए टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। ए कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्म ऑफ 2 years। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन ए मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार ही नहीं होता है। व्हाट इज वीटो पावर? अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्या है, यह वीटो पावर है क्या? इन टेकिंग डिसीजंस द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाई वोटिंग, है ना। तो सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है ना। सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाई वोटिंग, डिसीजन लेने में। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट, सभी मेंबर्स के पास 1 वोट होते हैं। हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन ए नेगेटिव मैनर सो दैट even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision। तो ये है वीटो का मतलब। एंड दिस नेगेटिव वोट इज कॉल्ड वीटो। तो सुरक्षा परिषद में जो फैसला मतदान के जरिए होता है दोस्तों, और हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है और वो किसी फैसले को रोक सकता है ना। जिसने अगर वीटो कर दिया तो वो फैसला रुक जाएगा, भले ही अन्य स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। तो कोई फैसला है, उस फैसले के सपोर्ट में सपोज दैट सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स ने वोट किया और 4 परमानेंट मेंबर्स ने भी वोट किया, लेकिन सिर्फ एक किसी परमानेंट मेंबर्स ने अगर उसको वीटो कर दिया तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा, नेगेट हो जाएगा। सो वाइल देयर हैव बीन ए मूव, इसी को वीटो पावर कहते हैं दोस्तों। सो वाइल देयर हैव बीन ए मूव टू एबॉलिश और मॉडिफाई द वीटो सिस्टम, देयर इज ऑल्सो ए रियलाइजेशन दैट द परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू अग्री टू सच ए रिफॉर्म। तो निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। ऑल्सो द वर्ल्ड मे नॉट बी रेडी फॉर सच ए रेडिकल स्टेप इवन दो द कोल्ड वॉर इज ओवर। तो शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार न हो। Without veto, there is a danger, as in 1945, that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement, the body would be ineffective। तो इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वो अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी ही न रह जाए। तो ये उनका एक डाउट है दोस्तों। ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। इसको यहीं बंद करता हूँ। जय हिंद।